नमस्कार बच्चों। पिछला टॉपिक हमने लिया था भारत की भौगोलिक संरचना और उस भौगोलिक संरचना में हमने हिमालय का डिटेल किया था। अब देखेंगे भौगोलिक संरचना में हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारत का महामरुस्थल, दक्कन का पठार, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हमने हिमालय फर्स्ट ले लिया था। अच्छा, उस टॉपिक में मैंने एक जगह बताया था कि जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। बुर्जिल दर्रा जो है वो नॉर्थ की तरफ है और जो जोजिला है वो साउथ की तरफ है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पर मैप है तो मैप में बता देता हूँ। तो बुर्जिल यहाँ पर है और जोजिला यहाँ है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा यहाँ है और ये है जोजिला। मैंने उल्टा बता दिया था, जोजिला ये बता दिया था और नीचे का बुर्जिल बता दिया था, ठीक है। रेक्टिफाई कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने हिमालय पर्वत भौगोलिक संरचना में पहला हिमालय पर्वत देख लिया था, उसका डिटेल कर लिया था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, जो फीचर है, वो है हमारा दक्कन का पठार। इस दक्कन का पठार जहां पर मैंने लिख रखा है, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, सामान्य उसमें दक्कन का पठार बोल देते हैं, लेकिन दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार का डिटेल करेंगे। कहां कहां कौन सा पठारी क्षेत्र है, उसमें कौन सी पहाड़ियां हैं, ये डिटेल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक ये 3D पिक्चर है। आप लोगों को आई थिंक इसमें 3D पिक्चर में कुछ मैप को देखते ही लग रहा होगा, अच्छा भारत ऐसा दिखता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये सारा कुछ हिमालय का। हिमालय कितना है, हिमालय का पार्ट ये हिमालय है, ठीक है। इससे ऊपर जो ये इधर है, ये तिब्बत का पठार है, ठीक है। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है। इससे समझ में आ रहा है ना किस तरह का हमारा भारत है, किस तरह की भौगोलिक संरचना भारत में है ना। ये समझना जरूरी है, हमारे दिमाग में बड़ा क्लियर सा मैप होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मैदानी एरिया है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल प्लेन एरिया, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, फ्लैट है। इधर ये सिंधु का मैदान है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मरुस्थल है, ठीक है। बट आज हमारा जो है टॉपिक ये नहीं है, आज हम लेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का एकदम पूरा पार्ट देखें तो ये जो हिस्सा है ना, और ये पहाड़ियां भी प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत में ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक्सटेंशन है। ओके, थोड़ा क्लियर सा दिख रहा होगा। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं कहां पर क्या है। आप देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का पूरा, मैंने एक बार आपको क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में मैप बन जाए इसका, मैंने बताया। पहले तो जान लीजिए इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप है, तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। देखिए इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। और हमें मालूम है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो बड़ा भूखंड है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ओके, अब इस प्रायद्वीपीय पठार के मोटे मोटे भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
अब देखिए ये जो है क्षेत्र, ये है अरावली। ठीक है, उसके बाद अरावली से ही लगा हुआ जो ये एरिया है, ये है मालवा का पठार। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे तो ये बुंदेलखंड का, ये सारे ही हमारे प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट हैं। फिर हम इधर ये जो एरिया है यहाँ पर, ये तो ये जो है ये बघेलखंड का पार्ट है। बघेलखंड, ठीक है। इसके बाद ये हम एक श्रेणी देख रहे हैं, ये जो है ये देखिए सतत रूप से चल रही है, और ये यहाँ तक, ये जो है ये है विंध्य। विंध्य श्रेणी। और फिर देख रहे हैं आप एक ये है सतपुड़ा। ठीक है, ये जो है मैकाला पर्वत श्रेणी, मैकाला श्रेणी। ठीक है, विंध्य में ही देखेंगे तो यहाँ ये कैमूर श्रेणी, ये जो हिस्सा है ना कैमूर श्रेणी का। ठीक, फिर ये आपको मालूम है ये जो एरिया है ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है पूर्वी घाट। ये सारे ही प्रायद्वीपीय पठार के ही पार्ट हैं। ठीक है, कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा ऊंचा हो गया है तो पर्वत श्रेणियों जैसा हो गया है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ फ्लैट जमीन है लेकिन पथरीली जमीन है। और ये सबसे पुराना एरिया है। पुराना एरिया का मतलब है ये चट्टानें जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं भारत के, मतलब सबसे पहले ये बना था। उसके बाद फिर मैंने यहां तक बता दी, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये दक्कन का पठार है, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। ठीक है, फिर आप इसके अलावा आई थिंक, हाँ, ये जो हिस्सा था ना, ये पूर्वोत्तर का पठार है। मेघालय का पठार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग तरह की भूमि है, कहीं पर थोड़ी सी पहाड़ियां ऊंची हैं, कहीं पर नीची हैं। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक मोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, उनको मैंने नोट भी किया है। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हम देख लेते, कौन कौन सी चीजें हम प्रायद्वीपीय पठार में। पहले तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट। मैंने शुरू में बताया था कि पृथ्वी पहले एक पृथ्वी में जो भूमि वाला भूखंड है, ठीक है, वो एक पेंजिया के रूप में था, मतलब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। उसमें दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड था और ऊपर का उत्तरी भाग लॉरेंसिया था। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में तेथीस सागर था। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। क्लियर, एक फैक्ट ये है। प्रायद्वीपीय भारत का विवर्तनिक रूप से स्थिर है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर नहीं है।
यहाँ पर बीच में कोई प्लेट्स नहीं है जो आपस में टकराती हों, जिससे कि ज्वालामुखी या भूकंपी संभावनाएं हो, तो इसलिए बहुत ही स्थिर है। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे भूकंप की दृष्टि से सबसे स्थिर क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, भूकंप इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी और स्टेबल जमीन है। यहाँ पर बीच में कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो आपस में रगड़ खाती हो। प्रायद्वीपीय भारत मैंने पहले ही बताया, अरावली पर्वत है, मालवा का पठार है, बिंद है, सतपुड़ा है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में बताना भूल गया, फिर दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। अभी आगे काफी डिटेल करेंगे। और फिर पूर्वोत्तर में मेघालय का पठार या शिलांग का पठार जो मैंने बताया था। आगे बढ़े। कुछ और फैक्ट प्रायद्वीपीय पठार जो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, देख लेते हैं। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ अर्थात गंगा नदी, अभी मैप में मैं बताऊंगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक जल विभाजक का भी काम करता है। जल विभाजक मतलब प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी सिरे में आप देखेंगे वहां पर जो नदियां जैसे सोन नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, ये सब उत्तर की तरफ जाती हैं। उत्तर क्या, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं, क्योंकि ढलान उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का। फिर सतपुड़ा पहाड़ी के बाद हमारा पठार का जो ढलान है वो पूर्व की तरफ हो जाता है। तो जितनी भी नदियां हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, ये सारी पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। और सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो नर्मदा और तापी दोनों नदियों के बीच में है, ठीक है। आगे देखिए, मैं मैप में डिटेल करता हूं इसका। देखिए, हाँ, छोटा नागपुर का पठार में बताना भूल गया था। ये जो एरिया है ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, मैं एक एक का डिटेल करूंगा। जो सतपुड़ा मैंने बताया था, ये सतपुड़ा है और ये यहां पर ऊपर नर्मदा नदी बहती है और नीचे तापी नदी है, ठीक है। ऊपर नर्मदा नदी है यहाँ पर और नीचे तापी नदी है, इनके बीच में है। अब ढाल की बात करें तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इधर को जाती हैं, ऐसे जाती हैं, कुछ नदियाँ ऐसे जाती हैं, ठीक है। कैन, बेतवा, चंबल, ये सारी इस तरीके से जाती हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसका ढलान, जिधर ढलान होगा पानी तो उधर ही जाएगा। तो नदियाँ ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्वोत्तर की तरफ ढाल है, तो पूर्वोत्तर की तरफ ही नदियां जा रही हैं। देखिए, उत्तर की तरफ भी है और पूर्व की तरफ भी जा रही हैं। ठीक है। सतपुड़ा के बाद, सतपुड़ा ये मैंने जो रेंज बनाई है ये सतपुड़ा है, ऐसे लिख देता हूं सतपुड़ा का। इसके बाद फिर ढाल ऐसे हो जाता है, ऐसे, मतलब नदियां यूं जा रही हैं, कावेरी जैसे यूं जा रही, ठीक है, मतलब पूर्व की तरफ ढाल हो गया। ठीक, ये क्लियर। इसको मैं इरेज करता हूं और मैं लेता हूं हाँ, अरावली और मालवा का पठार। मैंने बताया था ये जो मैंने कर दिया, ये है अरावली। अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से राजस्थान में है, ठीक है।
कुछ पार्ट गुजरात में है, कुछ पार्ट हरियाणा में है और कुछ पार्ट दिल्ली में है। दिल्ली में ये मजनू का टीला आपने सुना होगा, जब नेहरू विहार की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे पीछे की तरफ मजनू का टीला है। वो सबसे लास्ट पॉइंट है उत्तर की तरफ अरावली का। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है और ये सबसे पुराना पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत है, मतलब घिसते 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 इसके जो स्लोप थे वो भी अब उतने शार्प नहीं रहे, ऊंचाई भी कम हो गई। रेलिक्ट पर्वत बोलते हैं इसको, अवशिष्ट पर्वत और सबसे पुराना पर्वत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अरावली सबसे पुरानी पहाड़ी है। अरावली में जो दिल्ली में पहाड़ी मैंने मजनू का टीला बताया है, ऐसे ही रायसीना हिल है, वो भी अरावली का ही पार्ट है और वहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, रायसीना हिल। ठीक है, यहीं पर राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? रायसीना हिल पर बना है और वो रायसीना हिल अरावली की एक पहाड़ी है। क्लियर? अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है। और ये कहां पर है? माउंट आबू आपने सुना है, माउंट आबू में ही गुरु शिखर है। माउंट आबू में एक मंदिर भी है, काफी फेमस मंदिर है, आप लोगों को मालूम होगा, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। और ये जैन मंदिर है। क्लियर? अरावली के बारे में और फैक्ट, अरावली के जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद छुटपुट पहाड़ियां हैं, उसके बाद फिर मरुस्थल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अरावली बहुत ही घिस पिट गया है। कुछ जगह जो है हम देखेंगे राजस्थान में, हम इसकी एक पूरा एक लाइन में देखेंगे, लेकिन बीच में काफ़ी कटाव हैं, बीच में दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, बीच में आपने देखेंगे 8, 10, 15, 20, 30, 40 किलोमीटर तक कोई पहाड़ी नहीं है, फिर एक पहाड़ी है। तो अवशिष्ट पर्वत है, घिस गया है। इसके और फैक्ट क्या हो सकते हैं, चलिए मैं आगे देखूंगा। अब आ जाते हैं मालवा का पठार। इसी से लगा हुआ जो एरिया है ये है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। और यहीं से चंबल नदी, चंबल हो गई, सिंधु नहीं, इंडस रिवर नहीं, सिंध और सिंधु दोनों में अंतर है। तो यहां से चंबल नदी निकलती है और सिंध नदी निकलती है और एक दो नदियां और हैं। ठीक है, तो ये आपको मालवा के पठार के बारे में ये याद रखना। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में और राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर स्थित है। इसके कुछ फैक्ट मैंने नोट डाउन किए हैं, वो देखते हैं। अरावली के उत्तर से पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। ठीक है, आपको दिल्ली में जो है वो आपको रायसीना हिल याद रखना है, वो पूछा जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है, रेलिक्ट माउंटेन है ये। ठीक है, लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, लूनी नदी अरावली से ही निकलती है और किधर को जाती है? पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हुई कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है, समंदर तक नहीं पहुंच पाती है लूनी रिवर। ठीक है, और लूनी रिवर जब अपने निचले हिस्से में पहुंचती है तो वहां पर इसका पानी नमकीन हो जाता है, लवड़ी हो जाता है, सॉल्टी। ठीक, अरावली पर्वत का सर्वोच्च गुरु शिखर मैंने बताया आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म दिलवाड़ा है। ठीक है,
अच्छा, गुजरात में कुछ जो पहाड़ियाँ हैं, कच्छ की पहाड़ी, कच्छ वाली रीजन में है, मांडवी की पहाड़ियाँ, ये सारी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये पूछ लिया जाता है। गिरनार पहाड़ी वही है जहाँ पर अभिलेख मिले हैं, रुद्रदामन का अभिलेख मिला है, ठीक है, काफ़ी फेमस है ना रुद्र का गिरनार अभिलेख, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कुछ और राजाओं के भी अभिलेख उसी पर लिखे गए हैं, वो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने लगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अरावली के बारे में इतने फैक्ट काफ़ी हैं, इससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मालवा के पठार के भी 2-3 फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। क्या है? मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार बोलते हैं, ठीक है। काली मिट्टी का यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कपास की खेती होती है। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं, चंबल है, सिंध नदी है। चंबल नदी का आपको मालूम ही है, चंबल नदी में बीहड़ आपने देखे होंगे, जहाँ पर मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ टीले से छोटे छोटे होते हैं। उस कैसे हुए हैं? ये पानी ही मिट्टी को, मुलायम मिट्टी को काट देता है, कुछ मिट्टी रह जाती है, और इसको क्या बोलते हैं? गली इरोजन, अवनालिका अपर्दन, ठीक है। बीहड़ या उत्खात भूमि जो कि किस रीजन से है? अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन की वजह से है, ठीक है। और ये गली इरोजन होता कैसे है? पानी के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फिर से उसी मैप पर आ जाते हैं। ये 3D मैप है, इसको देखने से काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि किस तरह का भारत है। आपको दिख रहा है ना ऊपर का कितना ऊंचा एरिया है, सॉरी, जहाँ पर हमारा पहाड़ी इलाका है, पीछे ये देखिए तिब्बत का इलाका है। हाँ, अब बात हो रही विंध्य और सतपुड़ा की। देखिए विंध्य ये है, यहाँ पे पहले मैं नर्मदा रिवर को बना देता हूँ। ये जो रिवर है ये है नर्मदा, और ये है तापी। ये कौन सी रिवर है? नर्मदा, और ये है तापी, ठीक है। तो नर्मदा के उत्तर में ये जो श्रेणी है, ये जो है, ये है विंध्य, ठीक है, ये वाले। जोबट करके इसको बोलते हैं गुजरात में, फिर विंध्याचल करके बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और आगे बढ़ते हैं तो इधर कैमूर की पहाड़ियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जाके पारसनाथ हिल तक, इसका सासाराम के पास तक विंध्य पर्वत का एक्सपेंशन है। अब देखते हैं, हम ये जो बीच में है, ये जो एरिया है, ये क्या है? ये है सतपुड़ा। ये विंध्य और सतपुड़ा दोनों ही ब्लॉक पर्वत हैं। विंध्य और सतपुड़ा दोनों ही ब्लॉक पर्वत हैं। सतपुड़ा, अब सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है, और ये दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं। मतलब अगल बगल ऊपर भी पर्वत है विंध्य, नीचे सतपुड़ा, और बीच में रिफ्ट घाटी है। और रिफ्ट घाटी में ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब ये किधर को बहती हैं? ये नदियां इस डायरेक्शन में, पूर्व से पश्चिम की तरफ, जबकि पठार का ढाल तो इधर है, लेकिन रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली है, और रिफ्ट वैली काफ़ी जो नॉर्मल लेवल होता है जमीन का, उससे काफ़ी नीचे रहती है, और उसका ढलान किधर है? पश्चिम की तरफ। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक। ओके, इनके बारे में कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं, विंध्य और सतपुड़ा के बारे में।
विंध्य, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोवट हिल कहते हैं, यूपी बिहार में कैमूर हिल और मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी है जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। मैंने बताया ऊपर विंध्याचल है, फिर रिफ्ट वैली है जिसमें नर्मदा बहती है, उसके बाद फिर नीचे सतपुड़ा है और सतपुड़ा के बाद फिर रिफ्ट वैली है जिसमें तापी नदी बहती है। विंध्य श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी जिसमें विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में भी हैं और इसमें भी है क्योंकि वहां पर जाके विंध्य पर्वत मिल जाता है जाके छोटा नागपुर के पठार से, इसलिए दोनों में ही हम पारसनाथ की पहाड़ियां हम विंध्य का पार्ट भी बोल देते हैं और छोटा नागपुर पठार का पार्ट भी बोल देते हैं। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। इसका मतलब क्या है देखिए मैं समझाता हूं। ये विंध्य था, ये मैंने जो ये फिर से कलर दूसरा ले लेता हूं, ये था विंध्य, ठीक है। अब विंध्य के ऊपर जितनी भी नदियां हैं, इधर नदी जा रही है, सिंध नदी जा रही है, कैन बेतवा है, फिर इधर ये सोन नदी है, ये जितनी भी नदियां जा रही हैं ना, ये सारी की सारी उत्तर की तरफ जा रही हैं, उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। इसके नीचे जो नदियां हैं वो सारी इधर जा रही हैं। तो यहां से विंध्य से ऊपर जो ढाल है प्रायद्वीपीय पठार का वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर और पूर्व की तरफ, ठीक है। यही चीज वो अपवाह तंत्र मतलब नदियों का फ्लो जिधर जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब अगला सतपुड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश तक है। महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीलका की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाला श्रेणी के रूप में फैली हुई है। यदि मैप में देखें तो सतपुड़ा का जो लास्ट पॉइंट है वो मैकाला श्रेणी है। मैकाला श्रेणी काफी फेमस है, यहीं से नर्मदा निकलती है, यहीं से सोन नदी। नर्मदा पश्चिम की तरफ चली जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी उत्तर की तरफ जाके गंगा में मिल जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़, ठीक है, जो महादेव पर्वत में स्थित है। मतलब सतपुड़ा का जो मध्य प्रदेश, सतपुड़ा का जो मध्य प्रदेश की तरफ सेंट्रल मध्य प्रदेश में जो भाग है वहां पर महादेव पर्वत है और वहीं पर इसकी धूपगढ़ चोटी है। ये धूपगढ़ काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, फिर मैकाला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से आपको मालूम है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक। मैकाले से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है। मैकाला पर्वत श्रेणी से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, मैंने बताया था, जिसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच वाटरशेड का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। अब देख लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। मैंने बताया था कैमूर हिल्स है ना, कैमूर हिल्स के इधर ये जो है ये बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6-7 जिलों में है, ठीक है, जिनमें ललितपुर, झांसी ये प्रमुख जिले हैं, जालौन, ठीक है, महोबा,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से हमारे यूपी के जिले आते हैं, और आधा हिस्सा कुछ 6-7 जिले मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड के हैं। ठीक, और ये है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड कहां पर है? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पर मिल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, वहां पर बघेलखंड। और छोटा छत्तीसगढ़ बेसिन, हाँ, और ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आपको मालूम है, इसमें रांची का पठार भी है, हजारीबाग का पठार भी है, और यहाँ पर दामोदर नदी बहती है। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ का बेसिन, छत्तीसगढ़ का बेसिन वाला एरिया ये है, और फिर दंडकारण्य, ये जो इधर का ये है, इधर ये गोदावरी का पार्ट छोड़ दें, ये दंडकारण्य, ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ एरिया है दंडकारण्य का। और जितने भी आप देखते हैं जो नक्सल बेल्ट हम कह सकते हैं, दंडकारण्य वाला जो एरिया है वो नक्सली बेल्ट है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर आज भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। इनका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। हाँ, बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये दोनों में है, यूपी और एमपी में। हाँ, यूपी के जिले, जो यूपी के एग्जाम आप लोग दोगे उसमें यूपी के जिले इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिया जाएगा, यूपी स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा। जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड का पार्ट है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, ये सब आते हैं। यहाँ पर अपर्दन की वजह से लाल मिट्टी है, काफी पथरीली, जैसे झांसी में आप कभी जाएंगे, मैं झांसी एक बार गया था, देखा पथरीली जमीन है और लाल मिट्टी है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदियां चंबल बहती है वहीं से, और उत्खाद भूमि वही बताया था बीहड़ बनाती है। बीहड़ किससे बनता है? अवनालिका अपर्दन गली इरोजन से, पानी द्वारा जो मुलायम मिट्टी है वो काट दी जाती है और थोड़ी सी जो मजबूत मिट्टी है वो रह जाती है, तो बहुत ही अजीब से ऊंचे नीचे टीले और खड्ड बन जाते हैं, तो बीहड़ कहते हैं उनको, या उत्खाद भूमि कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये खनिजों के मामले में बहुत ही धनी पठार है, खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसमें। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो झारखंड में है, लेकिन कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में भी है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, और जो मेघालय का पठार है, पूर्वोत्तर का पठार है, वो राजमहल की पहाड़ियों और बीच में मालदा गैप है। ठीक है, तो नॉर्मली हम प्रायद्वीपीय पठार का एक्सपेंशन मानते हैं राजमहल की पहाड़ियों तक, लेकिन जो पूर्वोत्तर का पठार है, मेघालय का पठार है, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है, लेकिन राजमहल और पूर्वोत्तर के पठार में एक काफी बड़ा गैप है, जिसमें बीच में बांग्लादेश का क्षेत्र है, और ये मैदानी इलाका है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान बीच में आ जाते हैं और काफी इरोजन करके उस एरिया को समतल कर दिया है। हाँ, और हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये छोटा नागपुर पठार के 2 मुख्य पठार हैं, और इन दोनों को अलग करती है दामोदर नदी। एक और मुझे याद आ गया, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। भारत में कुल मिला के 3 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, 2 नर्मदा और तापी जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और तीसरी दामोदर नदी जो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है दामोदर नदी। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल, ठीक है, पारसनाथ हिल के पास ही विंध्य
और छोटा नागपुर पठार मिल जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी है ये छोटा नागपुर, और ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पारसनाथ हिल। और ये कहां पर है पारसनाथ हिल? ये है झारखंड में। ठीक। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे स्वर्ण रेखा कहां पर है? ये भी झारखंड में है और रांची के पठार से निकलती है, और इसमें हुंडरू जलप्रपात है। रांची के पास ही है ये हुंडरू जलप्रपात, ये पूछ लिया जाता है। हुंडरू जलप्रपात, जहां पर मैं एम्फेसाइज करता हूं ना, वो आप मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ बेसिन का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ बेसिन कहां पर है। अभी मैप आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। यहां पर महानदी और उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, इंपॉर्टेंट ये है महानदी। ठीक है, ये महानदी कहां से निकलती है? ये भी मैकाला पर्वत, जो मैकाला पहाड़ी है उसके दक्षिणी भाग से निकलती है और ये पूर्व की तरफ चली जाती है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है, अतः भारत के। ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम स्थान, दंडकारण्य से ही इंद्रावती नदी निकलती है। एक बार सिविल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, वो गलत हो गया था। गलत जब हो जाता है तो याद ज्यादा रहता है। तो ये इंद्रावती नदी जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, दंडकारण्य के पठार से निकलती है, वो गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, ये दंडकारण्य का पठार एरिया जो हमारी नक्सल बेल्ट है, नक्सलियों की बेल्ट है, जहां पर लेफ्टिस्ट आंदोलन एक्सट्रीम पर पहुंच गया, नक्सलवाद, वो एरिया है दंडकारण्य का पठार। काफी ऊबड़ खाबड़ है, डेवलपमेंट ना के बराबर है। यहां पर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का बेसिन जो था वो कौन सा एरिया है वो मैं एक बार बता देता हूं। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, प्लेन एरिया पूरा देख रहे हैं ना, ये महानदी का बेसिन। ठीक है, महानदी यहां से निकलती है और ऐसे करके ये यहाँ पे डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है महानदी। ठीक है, दंडकारण्य कौन सा पठार है? तो ये जो आप देखिए ऊबड़ खाबड़ एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा ये दंडकारण्य है। और ये दंडकारण्य इधर महाराष्ट्र से भी लग रहा है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, इधर उड़ीसा से भी लग रहा है, इधर तेलंगाना से भी लग रहा है। ठीक, हाँ, अब इसमें उत्तरी पूर्वी पठार, मैंने बताया था उत्तरी पूर्वी पठार, ये जो एरिया है ना, ये उत्तरी पूर्वी पठार है, जिसको मेघालय का पठार बोलते हैं। इसमें गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, ये 4 पहाड़ियां हैं। ठीक है, मैं इधर से लिखता हूं। सबसे पहले गारो है, मतलब ये गारो है, फिर ये खासी है, और फिर ये जयंतिया है, और ये यहां पर ये बरेल। ठीक है,
तो मेघालय का पठार जो है, पूर्वोत्तर का पठार है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का एक्सटेंशन है। और इसके बीच में देखिए ये छोटा नागपुर पठार की ये राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है ये। और ये देखिए पूरा गैप है, इसी को मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। ये जो गैप है पूरा पूरा ये मैदानी इलाका है, बांग्लादेश का एरिया है, ठीक। और ये इसी को मालदा गैप बोलते हैं। ये भी पठारी एरिया है, लेकिन क्योंकि इधर से गंगा, उधर से ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां बहुत बड़ी मात्रा में जल लेके आती हैं और बहुत ही गाद, मिट्टी, कटान, तो इससे ये एरिया समतल हो गया है, ठीक है। फिर दक्कन ट्रैप, जैसे ही हम तापी नदी के नीचे आएंगे, तापी नदी थी यहां पर, ये जाएंगे तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये दक्कन ट्रैप, सॉरी दक्कन का पठार बोलेंगे इसमें, दक्कन का पठार। इसमें इधर ये जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है वो है दक्कन ट्रैप। कर्नाटक के एरिया में जो है ये है कर्नाटक का पठार, और जो आंध्रा के एरिया में यहाँ पर तेलंगाना का है, और इधर रायलसीमा का क्षेत्र है, ये सब है आंध्रा का पठार, ठीक है। इनका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। पहले उत्तरी पूर्वी पठार का डिटेल करते हैं। हाँ, उत्तरी पूर्वी के पठार को मेघालय का पठार भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें शिलोंग का पठार भी शामिल है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। राजमहल की पहाड़ियों के बाद जो बीच में गैप था, मालदा गैप था, उसके बाद गारो की पहाड़ी थी, ठीक है। तो मालदा गैप द्वारा अलग हुआ, वही चीज जो मैंने पहले बताई। इसकी पश्चिम से पूर्व जो मैंने बताई, पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, फिर बरेल है। ये पूछ लिया जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए इन छोटी पहाड़ियों को। गारो, खासी, जयंतिया ये जनजातियों के नाम पर है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पहाड़ियां जनजातियों के नाम पर ही है, ठीक है। जैसे आप उसमें डफला, मिरी, मिसमी और गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है, ये सारे जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम है। खासी पहाड़ी में देखते हैं, खासी नंबर 2 पे जो थी, ठीक है, मतलब जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो नंबर 2 पर खासी थी। और खासी में ही चेरापूंजी और मासायरम, मासिनराम या मासायरम, ये दोनों वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक। अच्छा, मेघालय का पठार या पूर्वोत्तर के पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोक्रेक, नोक्रेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक। नोक्रेक एक आई थिंक बर्ड सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं दक्कन के पठार पर। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में मैंने बताया पीछे। इसमें जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के क्षेत्र में जो है कर्नाटक का पठार है, और जो आंध्रा के क्षेत्र में तेलंगाना और रायलसीमा का पठार है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का कुछ देख लेते हैं। विशाल चट्टानों से निर्मित संरचना, ठीक है। काली मिट्टी यहाँ पर है तो कपास की खेती काफी ज्यादा होती होगी, जहां पर भी काली मिट्टी है तो कपास की खेती नेचुरली ज्यादा होगी। दक्कन ट्रैप में सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इसमें अजंता की पहाड़ियां काफी फेमस हैं, और अजंता की गुफाएं भी वहीं पर अजंता की पहाड़ियों के पास है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं कर्नाटक के पठार में। कर्नाटक के पठार में बाबा बुदन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल सा, कुछ नहीं पूछते हैं, कितना ही पूछते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर है? कर्नाटक में है। इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब कर्नाटक के पठार की तरफ से निकलती हुई पूर्व की तरफ जाती हैं ये नदियां। फिर आंध्र का पठार है। अच्छा, जो दक्कन का पठार था, दक्कन के पठार से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है, और वो जाके बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। आंध्रा का पठार, आंध्रा के पठार में रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार शामिल है। तेलंगाना का पठार उत्तरी छोर ऊपर है और दक्षिणी क्षेत्र में रॉयल सीमा का पठार है। कृष्णा बेसिन के दक्षिण की पठार को रॉयल सीमा, मतलब कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है वो रॉयल सीमा है, और जो उत्तर में है वो तेलंगाना का पठार है। और यहाँ पर वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, ये मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। मतलब कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लूर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्लूर झील ये वेटलैंड है, ठीक है। वेटलैंड का मतलब समझते हैं, दलदली भूमि, और एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है, वेटलैंड है एकदम। इसको सैटेलाइट से जब देखते हैं तो झील जैसी नहीं दिखती है, लेकिन ये पूरा दलदल वाला एरिया और काफी बड़ा क्षेत्र है। कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है उससे ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो दोनों नदियों के बीच का हिस्सा, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा कहां पर है कोल्लूर झील। देखिए, ये जो है ये है गोदावरी नदी, ठीक है, और ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये कोल्लेरू झील है। और ये एशिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। तो कोल्लेरू झील का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, जब वो डेल्टा बनाते हुए एरिया में, जब मैदानी क्षेत्र में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें प्रवेश कर जाती है, तो उसी के बीच में ये कोल्लेरू झील का एरिया बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये दलदली भूमि है, वेटलैंड है, क्लियर। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट अब हमें करना था डिटेल। देखिए, पश्चिमी घाट ये जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये जो है ये पूर्वी घाट है, ठीक। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देखेंगे तो पश्चिमी घाट की जो एवरेज ऊंचाई है वो ज्यादा है, पूर्वी घाट की कम है, ठीक। मतलब इसकी कम है इस वाले की, और इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये एक जैसा दिख रहा है, देखेंगे ना, कहीं पर कटा फटा नहीं है, सीधा एक लाइन में दिख रहा है। और ये देखेंगे आप तो काफी कटा फटा दिखेगा। पूर्वी घाट काफी कटा फटा, देखिए यहां पर जहां पर कृष्णा, ये गोदावरी नदी इधर आ रही है, ठीक है, तो यहां पर तो ये पूरा का पूरा ही गायब है, ठीक। तो काफी ज्यादा कटा फटा है, बीच में काफी, यहां पर काफी, तो सतत रूप से पूरा नहीं है, काफी कटा फिटा है। जबकि ये पूरा सतत रूप से चलता आ रहा है। यहां पर एक मतलब समानांतर रूप से एक क्लियर कट फॉर्मेशन दिख रहा है, जबकि यहां पर बीच बीच में गैप आ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप ध्यान रखिए। इनकी ऊंचाई भी कम है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जानते हैं, ठीक है, आप भूलिएगा नहीं, सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं। और इसमें
यहाँ पर उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं, फिर इधर यहाँ पे इधर ये नल्लामाला आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर ये वेलिकोंडा और इधर ये पेलिकोंडा, ठीक है। फिर ये जो है नीचे आ जाते जावड़ी या जावदी की पहाड़ियाँ, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, वेलिकोंडा और पेलिकोंडा, ठीक। तो ये मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं। कुछ और डिटेल आगे करते हैं। अच्छा, ये जो वेस्टर्न घाट है ये 2012 में यूनेस्को की धरोहर में भारत की तरफ से शामिल किया गया, 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, हाँ पश्चिमी घाट में क्योंकि एक सीधी सीधी उसमें है तो कुछ बीच बीच में गैप्स हैं। वो गैप हैं जो फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ आने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, तो उनको दर्रे करके बोलते हैं। आपने पूर्वी घाट देखा, वो तो काफ़ी कटा फटा है, बीच बीच में पूरी की पूरी सीरीज ही गायब है। बट पश्चिमी घाट एक सतत रूप से और बीच बीच में इसमें दर्रे हैं, 4 मुख्य दर्रे हैं पश्चिमी घाट। सह्याद्री के नाम से जानते हैं इसको। महाबलेश्वर, कलसोवई, हरिश्चंद्र ये प्रमुख चोटियां हैं, महाराष्ट्र में है ये। महाबलेश्वर के पास से ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है, ठीक है। हाँ, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और यूनेस्को ने 2012 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है जैसे जोग या गरसप्पा। तो ये जो जलप्रपात है ये भी पश्चिमी घाट में ही है, ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात नाम इसको दिया गया। जहां पर नाम चेंज होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर नाम चेंज हुआ है इसका, जोग या गरसप्पा जलप्रपात का महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुदी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी मैं जा चुका हूं, यहाँ पर मुन्नार हिल स्टेशन है, ठीक है। और इसी अनाईमुदी पर एराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। नीलगिरिथा एक बकरा है, हिरन जैसा बकरा होता है, उसके लिए एराविकुलम बहुत फेमस है। क्लियर? अच्छा, अनाईमुदी है और नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते हैं यहाँ के, ठीक है। और ये नीलगिरी केरल में भी कुछ हिस्सा है इसका, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है। नीलगिरी तीनों राज्यों में है, कर्नाटक में भी, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोद्दा बेट्टा है। अनाईमुदी से थोड़ी सी छोटी है, मतलब हाइट में कम है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो अनाईमुदी है दक्षिण भारत की। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। और नंबर 2 दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा किसमें है? नीलगिरी में। ओके, अब प्रायद्वीपीय भारत के कुछ दर्रे देख लेते हैं। थाल घाट, ये मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। थाल घाट महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। मुंबई से नासिक की तरफ जाएंगे तो रेल का रास्ता है। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये सब पश्चिमी घाट में ही है। मुंबई किधर है? मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, ठीक है। और पुणे और नासिक पश्चिमी घाट के पूर्व में है,
पाल घाट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, केरल में है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है, और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। और ये सेनकोट्टा गैप, ये सिविल में क्वेश्चन आया था, ये भी गलत हुआ था। ये है केरल में और तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। इनको मैं एक बार मैप में दिखाना चाहूंगा आपको। मैप, हाँ, देखिए ये है मुंबई, ठीक है, और यहां पर गैप है, ये इसको हम बोलेंगे थाल घाट, यहां नासिक है, ठीक है। और इधर ये गैप है, यहां पर भोर घाट, और यहां पुणे, ठीक है। ये मुंबई, एम लिख दे रहा हूं मुंबई को, ठीक। अब आते हैं पाल घाट कहाँ है। देखिए आपको बड़ा क्लियर सा ये खाली एरिया दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना, पाल घाट, ठीक है। तो ये है पाल घाट। पाल घाट में जो ये ऊपर का एरिया है, ये है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। और ये जो नीचे है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। और अन्नामलाई के पास आप ये देख रहे हैं, ये वाली, ये है पालनी पहाड़ियां। और ये जो पहाड़ियां हैं, ये इनको बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है ना। हाँ, सेनकुट्टा गैप जो है, देखो तिरुवनंतपुरम यहां पर है, सेनकुट्टा गैप यहां पर है, और मदुरई इधर पड़ता है, यहां पर, अच्छा मदुरई इधर है। तो ये सेनकुट्टा गैप इनको जोड़ता है, ये है सेन कोट्टा गैप पास, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ। अब आगे और देखते हैं। पश्चिमी घाट हमने लिया था, अब है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला है। मैंने बोला था कि इस बीच में कटा फटा है, कहीं पर काफी गैप, जैसे गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये बिल्कुल गायब हो जाता है, और तमिलनाडु, उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा इसे विच्छेदित होकर अत्यधिक अपर्दन द्वारा इसकी ऊंचाई कम हो गई। मैंने पहले ही बताया था, पूर्वी घाट नीचे हैं हाइट में, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, और नदियों ने इनको इतना काट दिया है कि कुछ जगह तो ये बिल्कुल गायब हो गए। फिर है पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियां, अच्छा, जहां पर पहाड़ियां पालकोंडा और वेनकोंडा, वेलिकोंडा या वेनिकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पूर्व की तरफ, मतलब जो तटीय मैदान की तरफ है वेलिकोंडा, और जो पठारी एरिया की तरफ है वो है पैलकोंडा, ठीक है, पालकोंडा या पैलकोंडा। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियां देख ली जाए। नल्लामाला, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में जावड़ी की पहाड़ियां और सेवरॉय की पहाड़ियां। तो नीलगिरी का मैं फिर से बता देता हूं, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में फैला हुआ है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर एक जगह मिल जाते हैं आके, वो जगह है। मैं एक बार लास्ट में फिर से मैप में आपको दिखाता हूं।
देखिए ये नीलगिरी का एरिया, ठीक है। तो ये देखिए पूर्वी घाट इधर आ गया और ये पश्चिमी घाट, तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ पूर्वी घाट का ये पहाड़ियाँ और ऐसे ही पश्चिमी घाट की ये पहाड़ियाँ, लेकिन मिल कहाँ पर रहे हैं, ये यहाँ पर, यही नीलगिरी है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी पहाड़ियाँ उसमें हैं, काफ़ी पठार हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैंने कोशिश की आपको सही से समझाने की, बहुत इत्मीनान से समझाने की, और जिन चीज़ों पर मैंने एम्फेसाइज किया है ये हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे वो होगा उत्तर का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का रेगिस्तान और तटीय मैदान, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।